गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कृष्ण कुमार, योर फिजिक्स टीचर। आज हम क्लास 9th में साइंस का चैप्टर 10 स्टडी करेंगे, दैट इज़ ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में जो हम स्टडी करेंगे टॉपिक्स वो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी क्या होता है, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के मास और वेट में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, प्रेशर जो हम क्वांटिटी सुनते हैं आमतौर पर उसका मीनिंग क्या होता है इन टर्म ऑफ साइंस, थ्रस्ट क्या होता है, डेंसिटी हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट की बोलते हैं वो क्या मीनिंग है, और लास्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले ग्रेविटेशन का मीनिंग क्या है कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूरे यूनिवर्स में जो एक पूरे यूनिवर्स को बाउंड करके रखता है, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। चलो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे आपका एक फैन है या एक टेबल है या कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस फोर्स का नेचर होता है अट्रैक्टिव नेचर। कैसा नेचर होता है उसका? अट्रैक्टिव नेचर होता है। तो पूरे यूनिवर्स में, इन ऑल यूनिवर्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स पर, सभी ऑब्जेक्ट्स पर ये फोर्स अप्लाई होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स सभी ऑब्जेक्ट पर, चाहे वो कितनी भी डिस्टेंसेस पर क्यों ना हो, चाहे वो बिल्कुल क्लोज हो या बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा। जैसे क्लासरूम में कोई भी ऑब्जेक्ट, आपकी फ़ैन है, टेबल है, कुर्सी है, लिविंग नॉन लिविंग कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो, सभी आपस में एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करती हैं। अट्रैक्टिव फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो आपका फोर्स है ये अर्थ और मून के बीच में भी है, अर्थ और सन के बीच में है। इसी फोर्स की वजह से ही आपका जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। अब जो आपका सर्कुलर मोशन होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये इस पर सर्कुलर मोशन में जो फोर्स लगता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन आपका तभी होगा जब वहाँ पर क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है? आपका सेंटर की तरफ अप्लाई करता है। जैसे हम पत्थर बांध के, किसी भी पत्थर को रस्सी बांध के किसी भी पत्थर को गोल गोल घुमाते हैं, तो फोर्स कहाँ से मिल रहा है? सेंटर से, हमारे हाथ से। वो कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो, यानी कि हम उसको छोड़ दें, तो अचानक से किसी भी एक डायरेक्शन में सीधा जाएगा, और वो होता है इस सर्कुलर पाथ का टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन जो किसी भी पॉइंट को टच करते हुए जा रही है, तो वो हमारा स्ट्रेट टेंजेंट पाथ में ट्रेवल करेगा अगर उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? दो ऑब्जेक्ट पर जो अप्लाई होता है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बेसिक रूल क्या है? मान लीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा बी है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है। डिस्टेंस हम हमेशा सेंटर से लेते हैं। डिस्टेंस कहाँ से लेंगे? सेंटर से। इनका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी कि सीधा सीधा किस पे डिपेंड होगा? उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? डिस्टेंस स्क्वायर के। यानी कि जो डिस्टेंस है उसका इनवर्सली करके स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम कंबाइंड करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनता है? m1 m2 बाई डी स्क्वायर। अब हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना है, तो यहाँ पर एक और कांस्टेंट आ जाएगा g, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पे ये g आया है आपके पास, एक कैपिटल G है, बाद में एक स्मॉल g भी आएगा ग्रेविटी की वजह से, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो ग्रेविटी है g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है आपका, ये कांस्टेंट है, और ये एक आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मीनिंग क्या है? आप कहीं पे भी चले जाए, अर्थ पे, मून पे, सन पे, स्पेस में, कहीं भी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। 6.67 10⁻⁻11, ये न्यूमेरिकल्स में भी आप वैल्यू यूज़ करोगे। यानी कि अगर आपको दो ऑब्जेक्ट के मास दे रखे हैं और आपको उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है, तो आपसे फोर्स पूछा जा सकता है, तो ये वैल्यू हो सकता है आपको गिवन भी हो, ना भी हो, तो हमेशा ये वैल्यू आपकी इतनी ही रहेगी। ये किसी भी पैरामीटर पे इफेक्ट नहीं होगी, किसी भी पैरामीटर की वजह से चेंज नहीं होगी।
अर्थ पे हैं, मून पे हैं, वाटर में हैं, एयर में है, सॉलिड में है, किसी में भी हो, इस जी की वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का आपका क्या फॉर्मूला बन गया, जी m1 m2 बाई डी स्क्वेयर। यहां से अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इस जी की ऐसा यूनिट निकाल सकते हो। फोर्स की आपको पता है न्यूटन होती है, मास की केजी होती है, डिस्टेंस की मीटर होती है। तो इसकी ऐसा यूनिट अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, जी डी को मैं उधर लेके जाऊंगा तो एफ इंटू डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2। फोर्स क्या होता है न्यूटन, डिस्टेंस क्या होता है मीटर, उसका स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई मास इंटू मास केजी स्क्वायर। तो ये इसकी ऐसा यूनिट बन गई। तो जब भी आप किसी की ऐसा यूनिट निकालो तो उसका फॉर्मूला डिराइव कर लिया करो। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस, यानी कि ग्रेविटेशनल लॉ जो आप पढ़ते हो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंस, सबसे मेन क्या है, जो अर्थ है आपका, उस पर जो लाइफ पॉसिबल है वो इसी वजह से है, क्योंकि हम अर्थ पे बाउंड हैं, अर्थ पे टिके हुए, हम जंप भी करेंगे तो वापस अर्थ की तरफ आएंगे। वो किसकी वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। दूसरा, अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है, यानी कि जो गैसेज हैं वो यहाँ पर बाउंड हैं, क्योंकि उन गैसेज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है कौन, अर्थ अपनी तरफ उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। अगर अर्थ का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, तो अर्थ के ऊपर कोई भी गैस नहीं होती, तो यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती। थर्ड क्या है, जो आपके मून है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ है वो आपका सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही है। फोर्थ है, जो आपके टाइड्स आते हैं सी में, वो भी आपके कब आते हैं, आपके ये मून और सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है अर्थ पे, उसकी वजह से आपके टाइड्स आते हैं। बुक में भी 4 पॉइंट आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखे हैं। नेक्स्ट आपके पास है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मीनिंग क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली नीचे गिरता है, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली नीचे फॉल हो रहा है, तो उस टाइम पर उस पर किसका कंट्रोल है, सिर्फ अर्थ का कंट्रोल है। किसका कंट्रोल है, अर्थ का। तो अर्थ का जब कंट्रोल होता है उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल, बाकी किसी पर कोई भी फोर्स नहीं है। तो मान लो अर्थ का मास कितना है, कैपिटल M, ऑब्जेक्ट का मास है m1, डिस्टेंस है d, जब ये ड्रॉप हुआ है डिस्टेंस कितना है d, तो इसके लिए मैं ग्रेविटेशनल फॉर्मूला लिख सकता हूँ। ये देखिए वही जो हमने यूज किया था, Fg मास ऑफ ऑब्जेक्टेड, दोनों ऑब्जेक्ट जो उनके मास का मल्टीप्लाई कर दिया, ये अर्थ का हो गया, ऑब्जेक्ट का हो गया, डी इन दोनों में क्या होगी, डिस्टेंस होगी। तो ये फॉर्मूला किसकी वजह से आ गया, ग्रेविटेशन की वजह से आ गया। अब दूसरा आपने पढ़ा है कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो अर्थ अप्लाई कर रही है, एक्सेलरेशन कौन अप्लाई कर रहा है, अर्थ, क्योंकि फोर्स भी कौन लगा रहा है, अर्थ अप्लाई कर रहा है, तो एक्सेलरेशन भी किसका है, अर्थ का। अर्थ के एक्सेलरेशन को मैं स्मॉल g से रिप्रेजेंट करता हूँ, किसके वजह से, कैसे अप्लाई करता हूँ, स्मॉल g की वजह से। तो F क्या होगा, mg। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो या फोर्स ऑफ अर्थ हो, दोनों क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्योंकि अब कोई दूसरी ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं लगा रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स F किसके इक्वल होगा, mg, जो आप सिंपल फोर्स का फॉर्मूला स्टडी करते हो। यहाँ से m से m कैंसिल आउट होगा, g, यानी कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ग्रेविटी या अर्थ जो हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है वो आपका क्या है, g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कहाँ लेंगे हम, अर्थ के लेंगे। अब आपको पता है अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा है, अर्थ का जो आपका रेडियस है वो काफ़ी बड़ा है। अब अर्थ का रेडियस अगर काफ़ी बड़ा है, ये होता है 6400 किलोमीटर, या हम मीटर में लिखें 64, इतना मीटर होगा। तो इसके आसपास की जो ऑब्जेक्टेड होती हैं उनकी डिस्टेंस हम नेगलेक्ट कर देते हैं, हम सिर्फ रेडियस ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह से अगर हमें किसी की भी ग्रेविटी निकालनी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी निकालनी है, यानी कि ग्रेविटी का मीनिंग क्या है, कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को कितने एक्सेलरेशन से अपनी तरफ पुल कर रहा है, उसको हम बोलते हैं उसका एक्सेलरेशन। तो अर्थ का क्या होगा, जब हम यहाँ पर मास ऑफ अर्थ पुट करेंगे,
और रेडियस ऑफ अर्थ हम पुट करेंगे यहाँ पर, तब आपका ग्रेविटी किसकी आ जाएगी, ये अर्थ की आ जाएगी। किसी और ऑब्जेक्ट की भी आप आराम से यहाँ पर ग्रेविटी निकाल सकते हो, आप मून की भी निकाल सकते हो, सन की भी निकाल सकते हो। तो ग्रेविटी ऑब्जेक्ट वाइज चेंज होती है क्योंकि ये किस पे डिपेंड है, मास पे डिपेंड है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसी पे भी डिपेंड नहीं है, आपकी जो ग्रेविटी है वो किस पे डिपेंड है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड है, जिस ऑब्जेक्ट का आप मास कंसिडर कर रहे हो। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के साथ कंपेयर कर रहे हो तो उस टाइम पर ग्रेविटी किसकी होगी, अर्थ की होगी। और अर्थ की ग्रेविटी अर्थ के आसपास हम थोड़ा सा कांस्टेंट मानते हैं, उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, बुक में मास ऑफ अर्थ दे रखा है, पुट करो, मास ऑफ रेडियस दे रखा है और जी की वैल्यू पता है। जब आप ये सोल्व करोगे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। उसके बाद है मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि जब आपका फ्री फॉल होता है, जब आपका क्या होगा, फ्री फॉल होगा, तो उस टाइम पर जो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी की है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो ये तीनों इक्वेशन आपकी देखो जरा कैसे चेंज होती हैं फ्री फॉल के लिए। जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होगा तो ए किस में चेंज हो जाएगा, एक्सेलेरेशन, अर्थ का एक्सेलेरेशन में चेंज हो जाएगा। और अर्थ का एक्सेलेरेशन क्या होता है, जी होता है। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ क्या लिख देंगे, जी। दूसरा, जहाँ पे एस है, एस डिस्टेंस है। अब फ्री फॉल का मतलब हम वर्टिकल मोशन स्टडी कर रहे हैं, तो वर्टिकल मोशन में हम हाइट लेते हैं, तो एस को किस से रिप्रेजेंट करेंगे, एच से। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड आपकी होगी एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। थर्ड आपकी हो जाएगी वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh। अब क्योंकि ये आपका एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, अब वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी होती है। अब अर्थ हमेशा ही अपनी तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करती है, तो एक्सेलरेशन हमेशा नीचे होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, नीचे की तरफ। तो अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रही है तो फिर ठीक है, जी की वैल्यू आपकी सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर बाई चांस ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है तो मोशन तो ऊपर है लेकिन ग्रेविटी का एक्सेलरेशन तो नीचे है, तो नेगेटिव साइन। तो जब भी आपको अपवर्ड मोशन स्टडी करने हो, अपवर्ड, तो आप जी को माइनस जी यूज करेंगे, और जब आपको डाउनवर्ड मोशन स्टडी करने होते हैं तो डाउनवर्ड के टाइम जी को हम जी यूज करेंगे प्लस के साथ। ये याद रखना आपको, ऊपर जाएंगे तो जी आपका नेगेटिव होगा, नीचे आएंगे तो जी आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि डायरेक्शन आपकी सेम हो जाएगी। अब यहाँ पे दो टर्म आते हैं कि मास एंड वेट, इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है। मास होता है एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मैटर। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एक्चुअल मैटर है वो उसका मास होता है। मास किसी भी ऑब्जेक्ट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है। मास प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है, मास प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होगा। और मास आपका कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। और मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी होती है। ध्यान रखना, मास क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मैटर, स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट आपकी केजी है। और ये प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होगी। मास आपका अर्थ पे मेजर करो, मून पे मेजर करो, वैक्यूम में करो, स्पेस में करो, कहीं पे भी करो, मास आपका सेम रहेगा। वेट हम डिफाइन करते हैं इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन मास, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन मास, मास पर ग्रेविटी का इफेक्ट। जैसे हमने अभी स्टडी किया, मास पर ग्रेविटी का इफेक्ट क्या होता है, m इंटू जी। तो वेट भी आपका यही होता है, m इंटू जी। मास पर किसका इफेक्ट है, ये ग्रेविटी का इफेक्ट है। ग्रेविटी चाहे अर्थ की हो चाहे मून की हो। अब वेट किसके बराबर है, m इंटू जी के बराबर है। तो वेट की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। वेट की ऐसा यूनिट आपकी क्या होती है, न्यूटन होती है। अब फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेट भी आपकी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। और वेट किस पे डिपेंड है, ग्रेविटी पे डिपेंड है।
तो अगर ग्रेविटी चेंज होगी तो आपका वेट भी चेंज होगा। जैसे मून और अर्थ की ग्रेविटी अलग अलग है, तो वेट जो अर्थ पे है और वेट जो मून पे है उनकी वैल्यू आपके क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ध्यान रखना। तो कई बार मास और वेट में डिफरेंस आ जाता है, ये आप पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेट ऑन द मून। अगर आपको मून पे वेट निकालना है या मून का वेट अर्थ के वेट से कंपेयर करना है तो आप क्या करेंगे, आप मून पे वेट निकालेंगे और अर्थ पे वेट निकालेंगे। कैसे, देखो, अगर आपको वेट कैलकुलेट करना है, वेट का फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया, m/g, यानी कि मास को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ग्रेविटी से। अगर मैं मून पे कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ग्रेविटी भी किसकी लूँगा, मून की, मास तो चेंज होना ही नहीं है, तो m ग्रेविटी मून पे, ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, g, मास यहाँ पर किसका होगा, मून का, डिवाइडेड बाई रेडियस किसका है, मून का। फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा, वेट आपको अर्थ पे कैलकुलेट करना है तो मास ऑब्जेक्ट का और ग्रेविटी किसकी, अर्थ की। मास एज इट इज, ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होगा, g, किसका मास, अर्थ का, रेडियस किसका, अर्थ का। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, Wm/We, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो m/g mm/rm² डिवाइडेड बाई m/g me/re²। अब यहाँ पे m से m कट गया, g से g कट गया। अब अगर हमें मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ मून एंड मास ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ मून, अगर इन चारों की वैल्यू मैं पुट करता हूँ जो कि बुक में आपकी दे रखी हैं, आपका न्यूमेरिकल आता है तो भी आपको मिलेंगी, पुट करने के बाद ये आ जाएगी 1/6। तो इसका मीनिंग क्या है, जो आपका वेट है अर्थ पर वो आपका 6 टाइम होता है मून से। यानी कि अगर आपको अर्थ पे वेट दे रखा है, अर्थ पे आपका 60 न्यूटन वेट है, आपसे मून पे पूछा जाए तो चुपचाप क्या करेंगे, उसको 6 से डिवाइड कर देंगे। और अगर आपको मून पे दे रखा है वेट, मान लो 10 न्यूटन है, अर्थ पे निकालना तो क्या कर देंगे, 10 से डिवाइड। ये देखिए रेशियो है, क्योंकि यहाँ पर आपको इन दोनों में से जो भी एक वैल्यू हो दूसरी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में आपका क्या है, थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट आपका एक टाइप का फोर्स ही होता है, लेकिन ये फोर्स क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट के फेस पर परपेंडिकुलर होता है। ये कैसे अप्लाई होगा, परपेंडिकुलर। तो अगर कोई फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई कर रहे हैं हम उसको थ्रस्ट बोल सकते हैं, दैट इज थ्रस्ट। तो परपेंडिकुलर फोर्स इज नोन एज थ्रस्ट। ये फोर्स ही है तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन होगी। दूसरी क्वांटिटी है आपकी प्रेशर। प्रेशर का मीनिंग होता है हम फोर्स के इफेक्ट को एरिया से कैसे रिलेट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेशर। या फिर प्रेशर की आप डेफिनेशन देखेंगे तो ये है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि आप फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो आपका प्रेशर आ जाता है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, ये इसकी ऐसा यूनिट है। वैसे इसकी ऐसा यूनिट दूसरी होती है पास्कल, इसको हम पी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। पास्कल इज ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। अब इस फॉर्मूले में देखिए आपका एरिया क्या है, इनवर्सली टू द प्रेशर है, यानी कि अगर एरिया आपका इंक्रीज हुआ तो प्रेशर आपका कम हो गया, एरिया आपका डिक्रीज हुआ तो प्रेशर आपका इंक्रीज हो गया, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के। इसके कई सारी एप्लीकेशंस देखिए कैसे। पहला क्या है, आपके स्कूल बैग होते हैं उन पे जो स्ट्रिप लगी होती है जिससे आप उनको हैंगअप करते हैं, तो जो स्ट्रिप होती है अगर उनका एरिया कम है, एरिया अगर उसका कम है स्ट्रिप को, तो आपको जो फोर्स का इफेक्ट हो ज़्यादा लगेगा, आपको चुभने लगेंगी वो, तो प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाएगा, है ना। अब जैसे नाइफ है, नाइफ में जिधर से आप कट करते हैं उसका एरिया बहुत कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा बनेगा और आसानी से ऑब्जेक्ट को हम कट कर देते हैं। ऑल पिन होती है, ऑल पिन का जो सरफेस शार्प पॉइंट होता है, इस तरह से आपकी ऑल पिन होती है, जो आपका सरफेस शार्प पॉइंट होता है वो आसानी से इंसर्ट हो जाता है क्योंकि एरिया कम होने की वजह से आपका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा।
ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आपका कैमल है, वो आपकी सैंड पे आसानी से मूव कर सकता है क्योंकि कैमल के फुट का एरिया ज़्यादा होगा। एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हम प्रेशर को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज करके। नेक्स्ट है प्रेशर इन फ्लूइड्स। जो आपके फ्लूइड का मीनिंग क्या है? फ्लूइड का मीनिंग है विच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सके। ये आपका एयर भी हो सकता है और कोई लिक्विड भी हो सकता है। दोनों ही चीज़ आपकी क्या हो सकती है? फ्लूइड हो सकती है। उन पर भी प्रेशर अप्लाई होता है, उनकी वजह से भी प्रेशर अप्लाई होता है। जैसे कि आपके पास कोई वाटर टैंक है, उसमें अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को डिप करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि वो जो वाटर उसके अंदर है वो आपको ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है। वो क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है। उसको हम बोलते हैं प्रेशर इन फ्लूइड, क्योंकि वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है। अब एरिया अगर ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो प्रेशर इन फ्लूइड आपका सिंपल, जो फ्लूइड आपके जितने भी हैं वो जो प्रेशर ओरिजिनेट कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स। बायंसी, बायंसी क्या है? जैसे आपके पास ये कोई लिक्विड है, इसमें अगर आप कोई ऑब्जेक्ट डिप करेंगे तो ये जो लिक्विड है इसकी प्रॉपर्टी है कि ये उस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, अपवर्ड फोर्स। और ये फोर्स हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर होता है, तो इसको हम कई बार थ्रस्ट भी बोल देते हैं। अपवर्ड फोर्स, थ्रस्ट या फिर बायंसी, तीनों एक ही चीज हैं। इनका मीनिंग क्या है? कोई भी लिक्विड जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है उसको हम बायंसी भी बोल सकते हैं, अपवर्ड फोर्स भी बोल सकते हैं, थ्रस्ट भी बोल सकते हैं। तीनों की ऐसा यूनिट भी क्या है? न्यूटन है, क्योंकि तीनों ही आपके एक टाइप के फोर्स हैं। तो बायंसी इज नथिंग बट इट इज द अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय एनी फ्लूइड ऑन द ऑब्जेक्ट, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में ले जाएंगे। अब एक पॉइंट आता है कि कुछ ऑब्जेक्ट आपकी सिंक हो जाती हैं, कुछ आपकी फ्लोट करती हैं किसी भी लिक्विड में या फ्लूइड में या फिर वाटर में, आप कह सकते हो। इसको आप दो पॉइंट से समझ सकते हैं, पहला डेंसिटी से और दूसरा उसके वेट से और अपथ्रस्ट से। देखो जरा डेंसिटी, अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो लिक्विड है और दूसरी आपकी ऑब्जेक्ट है। दोनों की कुछ ना कुछ डेंसिटी होती है। अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी कम है, लिक्विड की डेंसिटी क्या है? कम है, तो ऑब्जेक्ट आपकी नीचे आ जाएगी, सिंक करेगी, क्योंकि वो हैवी होगी, डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से लिक्विड में डूब जाएगी। इसका उल्टा, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आपकी कम है और लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो फ्लोट करेगा, क्योंकि हल्का होगा तो वो डेंसिटी कम होने की वजह से फ्लोट करेगा। और अगर दोनों बराबर हैं, लिक्विड की डेंसिटी और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, तो वो क्या करेगा? उसके सरफेस पर नीचे की तरफ आके फ्लोट करेगा, थोड़ा सा डिप होके फिर फ्लोट करेगा। ये तीन कंडीशन है। एक कंडीशन आपकी वेट और अपथ्रस्ट की वजह से हो सकती है। जैसे आपको बताया मैंने, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ, और अपथ्रस्ट किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। तो अगर वेट ज़्यादा है, mg ग्रेटर देन है अपथ्रस्ट से, तो वेट ज़्यादा है तो वो नीचे जाएगा, सिंक हो जाएगा। दूसरा, अगर वेट कम है, अपथ्रस्ट ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। और तीसरा, अगर दोनों बराबर हैं तो सिंक होने के बाद फ्लोट करेगा, सरफेस के नीचे से फ्लोट करेगा। तो आप इसको फ्लोटिंग को दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, डेंसिटी की टर्म में भी कि क्यों फ्लोट करता है, क्यों सिंक करता है, और अपथ्रस्ट और वेट की वजह से भी बता सकते हो। वेट ज़्यादा होगा तो वो सिंक करेगा, वेट कम होगा अपथ्रस्ट से तो वो फ्लोट कर जाएगा। फिर आपका टॉपिक आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? ये एक बेसिक आपके पास एक कुछ मैथमेटिकल व्यू दिया था इसने, साइंटिस्ट ने। इसने क्या बोला था? किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम लिक्विड में लेके जाएंगे, ध्यान से सुनना, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम लिक्विड में लेके जाएंगे तो इस पर क्या लगता है? अपथ्रस्ट लगता है। अब वो अपथ्रस्ट किसके बराबर होगा? वो अपथ्रस्ट होगा जितना वेट इस लिक्विड का बाहर आया है। यानी कि अगर आपके पास ये कोई कंटेनर है और ये पूरा लिक्विड का भरा है,
ये कोई ऑब्जेक्ट आप इसमें डिप करा रहे हो तो इस पर जो अप थ्रस्ट लगेगा वो किसके बराबर होगा, जितना भी वेट पानी का बाहर आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस बाहर आने वाले पानी के वेट को मेजर कर लेंगे तो वो वेट इसके अप थ्रस्ट के बराबर होगा। अब है इसकी एप्लीकेशन आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। अब क्योंकि ये अपवर्ड फोर्स और डिप करने के ऊपर डिपेंड है तो इससे हम सबमरीन यानी कि जो शिप वाटर के अंदर रहती हैं उनको बनाने में इस प्रिंसिपल की हम हेल्प लेते हैं। लैक्टोमीटर ये क्या करता है, डेंसिटी ऑफ मिल्क कितना है आपका, प्योरिटी ऑफ मिल्क, उसको चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। हाइड्रोमीटर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। इन तीनों में ही आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपका यूज़ किया जाता है। लास्ट आपके पास जो टर्म है वो है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मीनिंग क्या है, दो डेंसिटी की रेशियो। अब मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको डेंसिटी पता है तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी हम निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को अगर हम वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या आ जाता है, रिलेटिव डेंसिटी। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी हमारा होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम ये क्या होता है, डेंसिटी। मास किस में होता है, केजी में। वॉल्यूम कितने होता है, मीटर क्यूब में। तो डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या हो गई, केजी पर मीटर क्यूब। तो ऐसा यूनिट निकालना बेहद आसान होता है, फॉर्मूले में उसकी वैल्यू पुट करते रहो। अब रिलेटिव डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी एक रेशियो है और जब भी आप किसी भी चीज़ की रेशियो निकालते हैं, रेशियो की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है। ऊपर भी क्या है, केजी पर मीटर क्यूब, और नीचे भी क्या है, केजी पर मीटर क्यूब, यूनिट लेस। तो एक नंबर में पूछा जा सकता है कि जो रिलेटिव डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या है, यूनिट लेस। और अगर सिंपल डेंसिटी की पूछें, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हो तो वो क्या होगा, केजी मीटर पर क्यूब। तो ये आपका चैप्टर था, बड़ा ही सिंपल था। आराम से इसको स्टडी कीजिए, बड़ी आसानी से आपको